नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस हफ्ते जो सबसे बड़ी खबर और जो सबसे बड़ी हलचल रही वो यही कि पंजाब में हालिया दिनों में हुए आतंकी वारदातों के बाद हरियाणा में किस तरह का अलर्ट जारी हुआ है और किस तरह की चेकिंग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में किस तरह की चेकिंग की जा रही, इन तमाम मुद्दों को ही हमने इस हफ्ते मुख्य तौर पर देखा और हमने कवर करने की कोशिश की। हम जाकर वहां पर हमने देखा कि किस तरह के हालात वहां पर हैं। तो सबसे पहले हम आपको बद्दी लिए चलते हैं, जहां पंजाब और हिमाचल, यानी बद्दी का वो एरिया जहां पर पंजाब और हिमाचल जुड़ रहा है, वो जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर हमने जाकर जायजा लिया और डीएसपी नवदीप सिंह से पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि बॉर्डर एरियाज में फिलहाल क्या हालात हैं। देखिए वो एक्सक्लूसिव बातचीत। हिमाचल प्रदेश में, संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह चौकस है। आपको पता ही होगा, रिसेंटली धर्मशाला विधानसभा में खालिस्तान के झंडे देखे जाने के बाद सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चौकस है। और जगह जगह हम आपको बताएं कि जैसे हमने आपको दिखाया अभी कि जगह जगह हर बॉर्डर्स पर जिस तरह से चेकिंग हो रही है, हर एक वाहन की प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही खासतौर पर पंजाब के साथ जो लगते बॉर्डर है वहाँ की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद ही हिमाचल पर एंट्री हो रही है। तो इस वक्त डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह खुद हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था भी चल रही है और माहौल उनको इस वक्त क्या दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नवदीप जी ये बताइए, फिलहाल जो हमने वहाँ पे देखा, बॉर्डर पे हम गए और वहाँ पे हमने देखा कि प्रॉपर गहन चेकिंग चल रही है, तो क्या सिचुएशन फिलहाल अभी आपको लग रही है वहाँ? सिचुएशन अभी पीसफुल है। हमें एक एसओपी जारी हुई है पुलिस हेडक्वार्टर से, जिसके तहत हम चेकिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम जो भी गाड़ियाँ उनको चेक कर रहे हैं और फर्दर कोई ऑब्जेक्शनल सामान तो कोई नहीं ले जा रहा, तो उस तरह चीज़ें चेक कर रहे हैं। अच्छा। तो अभी तक आपको क्या कुछ वैसा दिखा है या सब कुछ स्मूथ चल रहा है? नहीं, अभी तक सब कुछ स्मूथ है। अभी तक कोई ऐसी चीज़ नोटिस में नहीं आई है जिसको हम कह सकें कि ये आगे जाके कोई थ्रेट हो सकता है। तो फिलहाल हम विजिल बनाए हुए हैं अपना, और जो भी पीएचक्यू की डायरेक्शंस हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ये जो खालिस्तान के झंडे लगाने वाली बात आई और उसके बाद तो मतलब कहीं ना कहीं क्या आप समझते हैं कि सुरक्षा में कोताही जो है या सुरक्षा व्यवस्था में कोताही रही जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें सामने आई? उसको अभी एग्जामिन कर रहे हैं। जहाँ पे ये कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उसके लिए एक स्पेशल टीम लगाई गई है जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम सिर्फ अपने बॉर्डर्स पे इस चीज़ को मेंटेन किए हुए हैं कि हमारा यहाँ सब पीसफुल रहे, और जो भी डायरेक्शंस हमें उसको फॉलो कर रहे हैं। आगे जैसे आपको भी पता ही है कि आगे हिमाचल प्रदेश में चुनाव हैं, तो बेहद संवेदनशील अभी समय आगे और भी आने वाला है। तो ऐसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती है इस तरह के खालिस्तानी झंडे लगाना और इस तरह से जो खुले तौर पर चेतावनी देना कि हिमाचल प्रदेश में हम इस तारीख को झंडे लगाएंगे और इस तारीख को ये करेंगे वो करेंगे, तो इसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था के लिए? हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें, क्या कुछ इंतजाम किए गए? जैसे कि पुलिस हेडक्वार्टर्स की डायरेक्शन से एसओपी जारी किया गया था कि हम जो भी गाड़ियां जहाँ बाहर से आ रही हैं उसको चेक करें। खास तौर से जिन लोगों पे हमें संदेह है उनको डिटेन करें, उनसे पूछताछ करें। तो ये चैलेंज एक तरह से हमारे लिए है ही है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को चेक किया जाए, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। अगर कुछ ऐसी कोई चीज़ हमारी नॉलेज में आती है उसको इनपुट एकदम शेयर किया जाए, और कंसर्न जो हमारे साथ में नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ भी इनपुट शेयर किया जाए। अच्छा, नेबरिंग स्टेट्स के साथ आप इसको म्यूचुअल कर रहे हैं, मतलब मिल के ये सारी चेकिंग और ये सारा कुछ हो रहा है? हाँ जी, हम मिलकर उनके साथ इनपुट शेयर करते रहते हैं। ओके, राइट। तो फिलहाल क्या आपको लगता है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कि चूंकि इलेक्शन आगे हैं तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ सकती हैं और उसके लिए पुलिस को और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है? फिलहाल इलेक्शंस के आसपास हम वैसे भी काफ़ी चौकस रहते हैं, तो इन तरह की चीज़ों की चेकिंग हमेशा चलती रहती है। पुलिस पहले से ज़्यादा मुस्तैद है, चीज़ें नोटिस में आई हैं, तो हम ज़रूर इसको फॉलो कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप जी। तो ये थे डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि बॉर्डर एरियाज़ पे जिस तरह से चेकिंग हो रही है उस पे क्या कुछ और कितनी कह सकते हैं कि इतनी गहनता से चेकिंग हो रही है, और आगे चूंकि चुनाव हैं उसको लेके पुलिस की क्या कुछ तैयारियां हैं। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़, बद्दी, हिमाचल प्रदेश।
रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्पॉटलाइट हरियाणा में इसी मुद्दे पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत। हमने हिमाचल और पंजाब बॉर्डर की बात की, अब हम बात करेंगे हरियाणा में जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर इस समय क्या सिचुएशन है और बॉर्डर एरियाज में किस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चल रही है। हम बात करेंगे पंचकुला जिले की, क्योंकि पंचकुला जिला ऐसा है जहां पर हिमाचल, हरियाणा, तमाम अलग अलग इलाकों के बॉर्डर जो हैं वो जुड़ते हैं और ऐसे वक्त में ये बड़ा सेंसिटिव एरिया हो जाता है। तो पंचकुला के डीसीपी मोहित हांडा से हमने जानने की कोशिश की कि हाल ही में गृह मंत्री अनिल विज ने जो गहन मीटिंग की और मीटिंग के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए और उसके साथ ही उन दिशा निर्देशों के बाद अब पुलिस क्या एक्शन ले रही है और किस तरह की चेकिंग जो है वो बॉर्डर एरियाज में जारी है। डीसीपी हांडा इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस फिलहाल प्रदेश में माहौल कैसा है। दूसरा ये है कि क्या कुछ इंतजाम प्रदेश पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं, और अगर हम पंचकुला इलाके की भी बात करें क्योंकि बॉर्डर एरियाज जो हैं वहाँ पे ज़्यादा कंसर्न की ज़रूरत होती है। सर, सिर्फ अभी फिलहाल पंचकुला की बात करते हैं, पंचकुला ज़िले के आसपास फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, पंचकुला ज़िला जैसे आपको मालूम होगा कि पंचकुला का बॉर्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मोहाली और चंडीगढ़ और हिमाचल में जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट बद्दी, डिस्ट्रिक्ट परवाणू और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, इसके साथ ये बॉर्डर्स शेयर करते हैं। तो समय समय पे हर एक लेवल पे एसएचओ, चौकी इंचार्ज, डीएसपी साहिबान और डीसीपी और हेड ऑफ पुलिस कमिश्नरेट, इनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स जो हैं वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, नेबरिंग स्टेट्स के साथ जो है वो जारी रहती हैं। पर जैसा आपने ये बताया कि, और हम सबको विदित है कि अभी कुछ ऐसे थ्रेट्स हमारे सामने आए हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, तो माननीय गृह मंत्री द्वारा जो इसमें मीटिंग की गई वो माननीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त पंचकुला, इनके माध्यम से वो सारी इंस्ट्रक्शंस एक कल देर शाम मीटिंग हुई जो माननीय पुलिस आयुक्त ने डीसीपी, सभी एसीपीज और सभी एसएचओज और चौकी इंचार्जेस को बड़े विस्तार में जो इंस्ट्रक्शंस थी वो सारी कन्वे कर दी हैं। उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रिल्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको दोहराया गया, और कुछ विशेष चीज़ें जो अभी जो तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए जो हमें स्पेशल नाकाबंदी करनी है या जो बाकी सिक्योरिटी रिलेटेड कदम उठाने हैं उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया, और अब हम उनको आज से ही शुरू करके उनको इम्प्लीमेंट करने की हमने शुरुआत कर दी है। सर, कौन कौन से, आपने कहा कि विशेष नाके लगाए जाएंगे, तो कौन कौन से ऐसे बॉर्डर, जैसे आपने कहा कि तमाम बॉर्डर से पंचकुला मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन दैट केस हो जाता है, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ज़्यादा सेंसिटिव आपको लगता है और जहां पे ज़्यादा चौकस रहने की पुलिस को ज़रूरत महसूस हो रही है? देखिए, 9 पुलिस नाके जो हैं वो स्थायी तौर पे हमारे डिफरेंट बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स और बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ वो 24/7 उसमें वो रहते हैं, वो उन पे ड्यूटीज़ रहती हैं, उस पे समय समय पे चेकिंग भी होती है। अब हमने उनको थोड़ा और स्ट्रेंथन किया है और जितने हमारे चेकिंग ऑफिसर्स हैं और जो ड्यूटीज़ वहाँ पे हैं उनको स्पेसिफिकली ब्रीफ किया है कि किस प्रकार से उनको संदिग्ध वस्तु, वाहन, व्यक्ति पे ध्यान रखना है, और उनको साथ ही साथ अपनी सुरक्षा का भी कैसे ध्यान रखना है। और जो पूरी इसमें कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेट, अगर उनको कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ मिलती है तो हमारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसके तहत कैसे सबको अलर्ट किया जाएगा। तो इसमें आने वाले दिनों में हम स्पेसिफिक जो है वो नाकाबंदी करेंगे भी, और इसमें चूँकि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ भी रहना होता है तो वो सीनियर ऑफिसर्स के को भी हिदायत दी गई है कि इसको हम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ रखते हुए भी अपनी नाकाबंदी रखेंगे इसमें।
सर क्या आपको अभी सिचुएशन आपको वैसे प्रदेश में क्या लग रही है? क्या वाकई चूंकि रिसेंटली अंबाला और उसके बाद करनाल ये चीज़ें भी वहाँ पर भी ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, क्या आपको लगता है प्रदेश एक ओवरऑल, अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या आपको वैसे लग रहा है हरियाणा में फिलहाल क्या परिस्थितियाँ आपको दिख रही हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ पंचकुला के बारे में ही कह पाऊँगा। तो निश्चित तौर पे जैसे अगर कोई रिकवरी, कोई इंसिडेंट्स हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स मोहाली और अंबाला में हुए हैं, तो निश्चित तौर पे उसके दृष्टिगत हम हाई अलर्ट पे हैं। हम जो इसमें आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं, और तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए हमने अपने स्टाफ को ब्रीफ किया है, और आने वाले दिनों में भी हम उन्हें इक्विप करेंगे। अपने जो हमारे पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग है और नाकाबंदी है या पुलिस की कार्रवाई में जो सारी तरतीबवार चीज़ें शुमार हैं, उन सब पे हम आवश्यक कदम उठाएंगे। सर एक चीज़ और पूछनी थी, अलग अलग ज़िलों की पुलिस के आपस में मिलकर कोई स्ट्रैटेजी इस पर बना रही है? क्योंकि दो घटनाएं जो जिस तरह से हुई हैं उसके बाद किसी दूसरे ज़िले में ऐसा ना हो, अगर हम पंचकुला को ही ले लें तो क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी भी बन रही है ताकि उस तरह की घटनाएं किसी और ज़िले में सामने ना आए? चूँकि विद साहब भी कह चुके हैं कि पूरे प्रदेश में जो है वो ये ऐसी घटनाएँ ना हो, इसके लिए तमाम इंतज़ाम किए जाएँ। तो मैं सिर्फ पंचकुला के विषय में आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ आप स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं या जो रूटीन जैसा चल रहा है उसी को आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड रखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं और पुलिस विभाग के मुखिया हैं, उनके माध्यम से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में क्या चल रहा है या अलग एजेंसीज़ के द्वारा क्या इनपुट्स दी जा रही हैं, वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी कमिश्नरेट्स में शेयर की जा रही हैं संबंधित ऑफिसर्स के साथ। उन सबको हम उनका ध्यान करते हुए और अपनी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नरेट की परिस्थितियों को देखते हुए अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो सिक्योरिटी सेटअप है, उसको हम पुख्ता कर रहे हैं। तो हमारी परिस्थितियों को भी देखते हुए बाकी जो कहीं पे किसी और डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो हरियाणा में हो या बाहर के हों, उनसे संबंधित जो हमारे लिए लर्निंग्स हैं, उन लर्निंग्स को भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। बस मेरा आखिरी सवाल सर, अनिल विज जी ने कल ये भी कहा कि अगर पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार कोई हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस से भी मदद चाहती है फॉर सिक्योरिटी रीजंस या फिर जो भी, तो उस पे भी हरियाणा जो है पूरी तरह से मदद को तैयार है। तो क्या इस बारे में अनिल विज के साथ पुलिस अधिकारियों की कोई इस बारे में खास मीटिंग हुई है या आगे फर्दर कोई ऐसा प्लान है कि दो स्टेट्स मिलकर इस पर कोई काम करेंगे? देखिए, माननीय गृह मंत्री की, जैसे मैंने बताया, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उचित माध्यम से हमारे तक पहुंचती हैं, और वो हमारे तक पहुंची भी हैं। कल जो देर शाम माननीय पुलिस आयुक्त ने हम सबको ब्रीफ किया, तो वो पहुंची भी हैं। और बाकी जो इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक कंटिन्यूस सब्जेक्ट है। तो दोनों जो नेबर्स हैं या उससे दो से अधिक नेबर्स हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन हर एक स्तर पे, वो कटिंग एज लेवल पे, एसएचओ लेवल पे, गजेटेड ऑफिसर्स, हेड ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे, हेड ऑफ कमिश्नरेट्स, ये निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है, और ये वन वे नहीं है, ये टू वे कोऑपरेशन है। और ये कोऑपरेशन को हम और पुख्ता करेंगे, जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने हमें आदेश दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हांडा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डीसीपी मोहित हांडा, जिन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रदेश में जो सिक्योरिटी का जो कंसर्न है, सुरक्षा व्यवस्था जो है अभी, उसको लेकर हमसे बात की। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको हमारे सामने साफ किया। तो कहीं ना कहीं प्रदेश पुलिस जो है वो पूरी तरह से चौकस है, और यकीन मानिए पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। किसी भी तरह की जनता की जान के साथ या सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़, पंचकुला। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम शिक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मसले पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है।
एक और जहां सुरक्षा का जो मसला है वो हफ्ते की बड़ी खबर थी, तो वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा इस वक्त हरियाणा में है वो है इतिहास के पाठ्यक्रम पर बदलाव करने की जो बात सामने आ रही है, जो सरकार की तरफ से कही जा रही है, उसे लेकर और उसको लेकर जो विपक्ष की ओर से तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं। तो हमने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं। पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है, इतिहास जो है उसमें कुछ चेंज किया गया है। विपक्ष भी उस पर सवाल उठा रहा है कि बीजेपी जो है नया पाठ पढ़ाना चाहती है बच्चों को, और कांग्रेस को भी उसमें एक जिम्मेदार बताया कि जो देश का बंटवारा है कहीं ना कहीं जो उसमें अहम भूमिका जो है कांग्रेस की रही। देखिए, जो इतिहास है वो घटी घटनाएं हैं जो पहले ली, अब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो घटना घट गई, जो अच्छा किया वो भी लिखा जाएगा, जो बुरा गलती हुई वो भी लिखी जाएगी। एक तो इतिहास को हमने विस्तृत किया, जो थोड़ा छोटा इतिहास पढ़ाया था उसकी बजाय हमने वैदिक काल से लेके अब तक का, और देश की आज़ादी तक का नहीं बल्कि देश की आज़ादी के बाद भी जिन लोगों ने काम किए उनके बारे में भी, उनकी सफलताओं के बारे में भी, कमियों के बारे में भी, वो सारा जिक्र हमने किया है। जहाँ उनको ऐतराज़ है, मैं समझता हूँ ऐतराज़ गलत है। अगर इतिहास में ये पढ़ाया जा रहा कि उस समय की सरकार ने 562 रास्तों का विलय किया और सफलतापूर्वक किया, एक खून की बूंद भी नहीं बही, तो वो उनकी सफलता है, उसकी भी चर्चा है। और अगर देश का विभाजन हुआ तो विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है उसका? जो उस समय की सरकार है वही जिम्मेदार है, तो उसकी बात भी निश्चित तौर से पाठ्यक्रम में होगी। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अब इतिहास को आप ऐसा नहीं करते कि उसको शुगर कोटेड कर ले, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी, वो तो फिर आप अपनी मर्जी से लिख लो, तो वो तो हो सकता है। लेकिन अगर इतिहास सच्चा लिखा जाएगा तो उसमें खामी भी लिखी जाएगी और सफलता भी लिखी जाएगी। ये कोई छोटी सफलता नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण एक भी नहीं है कि इतनी रियासतों का विलय किसी ने कर दिया हो और इस सफलता के साथ कर दी। वो भी सफलता भी उनके नाम है, तो असफलता अगर है तो असफलता भी उनके नाम लिखी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कुछ वीर इस तरह के भी थे जिनका जो बहुत योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, और वो कहीं ना कहीं जो अनदेखी का शिकार रहते हैं, उनके जान नहीं पाए? देखिए, हमारा प्रयास है कि जो भी महापुरुष हुए जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया या समाज के लिए काम किया, उनकी चर्चा होनी चाहिए। उससे एक प्रेरणा मिलती है, समाज को एक प्रेरणा मिलती है। तो हमारा प्रयास है। तो जैसे अभी हरियाणा में ही है, राव तुलाराम जी है, राजा नाहर सिंह जी है, दीनबंधु छोटू राम जी है, हकीम खान है, हसन खान मेवाती है, हुकमचंद जैन है, हंसी के, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया। उदबी राम है, नेक्की राम शर्मा है, श्री राम शर्मा है, सम्राट, मतलब हरियाणा के हैं ये लोग। तो लेकिन हरियाणा के भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को कुछ नाम छोड़ के, इनमें से 50% नाम ऐसे जिनके बारे में जानकारी नहीं हुई। तो ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर है जिसके बारे में हमारे बच्चों को जानकारी मिलनी चाहिए, उनसे प्रेरणा मिलेगी। अब मेरे ही पास का अगर कोई व्यक्ति है और उसने इतना बड़ा काम कर रखा, तो निश्चित तौर से मैं गौरव अनुभव करूँगा कि हमारा ही जो है वो व्यक्ति जिसने देश के लिए इतना बड़ा काम किया या समाज के लिए इतना बड़ा काम किया या किसी बुराई को दूर करने के लिए इतना बड़ा काम किया, तो निश्चित तौर से उससे प्रेरणा मिलेगी। तो हम इतिहास में यही चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों के बारे में जानकारी बच्चों को मिले। एक इतना लंबा अरसा हो चला है देश को आज़ाद हुए, क्या लगता है आपको कि क्यों अनदेखी अभी तक रही? इन वीरों का नाम जो है आगे क्यों नहीं आ सका? क्या पहले की सरकारों पर इस और ध्यान देने की ज़रूरत थी? देखिए, मुझे लगता है कि जो पाठ्यक्रम बनाने में जिन लोगों की अहम भूमिका रही, वो लोग इस देश की संस्कृति से जुड़ाव उनका कम रहा। मैं समझता हूँ उन्होंने जो हमारी असफलताएं थी उनका तो बड़ा भारी जिक्र कर दिया, लेकिन जो सफलताएं थी वो जिक्र कम किया। जैसे अभी हमें बताया जाता है कि हम 1000 साल तक गुलाम रहे, हम मुगलों के गुलाम रहे, उसके गुलाम रहे, उसके गुलाम रहे, अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, असफल रहे, मतलब सब कुछ हमारा नेगेटिव का प्रचार बहुत ज़्यादा है। जो हमारा पॉजिटिव था, जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत ऐसे हैं जो पूरे जीवन में एक लड़ाई भी नहीं हारे, हमेशा जीतते रहे। तो ऐसे लोगों का जिक्र कम किया गया, और मैं समझता हूँ उसकी वजह से देश में एक कुंठा का भाव आया कि हम तो शायद कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारा देश बहुत ही गौरवशाली देश रहा, और हर दृष्टि से रहा। कोई केवल एक योद्धा की दृष्टि से नहीं, कल्चर की दृष्टि से भी, और हर दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भी हम बहुत आगे रहे। तो जब तक उसकी जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आप उस ऊंचाई का नहीं छू सकते। अभी आपने देख लिया कि अभी कोरोना आया, तो माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से उसको सारे को टैकल किया, कुछ लोगों ने उसकी आलोचना भी की, लेकिन आपके ही सामने है कि उत्साह बढ़ा तो हमारे ही देश के हैं जिन्होंने 2 वैक्सीन बना दी। पूरी दुनिया में 2 वैक्सीन बनी, 2 वैक्सीन हिंदुस्तान ने बना दी, और वो दोनों वैक्सीन कितनी सफल रही।
तो ये एक है कि जब दुनिया को हमें ये विश्वास पहले तो हमें चाहिए ना जी, हमारा कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना कि हम कर सकते हैं। तो जब तक ये कॉन्फिडेंस देश में पैदा नहीं होगा तो तब तक मैं समझता हूँ हम उस बुलंदी को नहीं छू सकते जहाँ हम छूना चाहते हैं। हमारे पास हर तरीके की काबिलियत है, दुनिया मानती है काबिलियत है हमारे पास, तो हम उसको छूना चाहते हैं और आज पूरी दुनिया इस बात को मान भी रही है। यूपी सरकार ने सर मदरसों में जो राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया है, क्या लगता है आपको हरियाणा में भी इस तरह की जो है पहल करनी चाहिए? देखिए, हमारे पास इस प्रकार की कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं आई कि हमारे मदरसे में इस प्रकार का है कि कोई राष्ट्रीय गान का विरोध है। इस प्रकार की कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं है, ना ही किसी ने विरोध किया। और हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह मदरसों में भी बनाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ अभी तक इस प्रकार की कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं है कि कोई इस प्रकार का विरोध कर रहा है। ठीक ठाक है सारा कुछ। मांग उठती है तो हो सकता है? नहीं, अभी तक ना ही कोई मांग आई इसकी, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कुछ प्रकार का है भी नहीं। मेरे यहाँ कई मदरसे हैं, मैं देखता हूँ 26 जनवरी बनाते हैं, 15 अगस्त भी बनाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है ऐसी। और लागू होता है तो कोई इसमें गलत भी नहीं है? नहीं, लोगों ने अपने आप ही लागू कर रखा, मुझे लागू करने की जरूरत नहीं, लोगों ने अपने आप ही उसको मान रखा। शुक्रिया हमारे बातचीत के लिए। तो ये थे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने कई विषयों पर हमारे साथ चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन सुमित के साथ, पीटीसी न्यूज़ चंडीगढ़। तो इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और मुद्दों के साथ हम हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।